जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार अभियान अब खत्म हो गया है, जहां लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान करेंगे। इस चरण में 20 जिलों की सीटों पर करीब 1300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और चुनावी माहौल अपने चरम पर है। राज्य की राजनीति के लिए ये चरण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प है। अब प्रचार रुक जाने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और सभी की निगाहें मतदाताओं की भागीदारी पर टिकी हैं। सभी दलों ने आखिरी वक्त तक मतदाताओं को रिझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब राशन कार्ड ही परिवार की पहचान बनेगा और इसी से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्य की करीब 76 योजनाओं को इससे जोड़ा जा रहा है, ताकि हर पात्र परिवार को एक ही पहचान के जरिए फायदा मिल सके। पहले राशन कार्ड सिर्फ खाद्यान्न वितरण तक सीमित था, लेकिन अब इसे परिवार ID के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए आधार और मोबाइल नंबर की लिंकिंग अनिवार्य की गई है, ताकि पात्रता की जांच आसान हो सके। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से योजनाओं का लाभ सही लोगों तक अधिक पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों के लिए अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि अब ये काम मोबाइल से घर बैठे किया जा सकेगा। नई सुविधा के तहत चेहरे की पहचान से मोबाइल कैमरे के सामने पलक झपकाते ही जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। ये बदलाव डिजिटल इंडिया अभियान के तहत लाया गया है, ताकि बुजुर्गों को बैंकों या कोषागार के चक्कर न लगाने पड़े। इससे पेंशन बंद होने जैसी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी और प्रक्रिया भी तेज होगी। अब पेंशन धारकों को सिर्फ एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, एक तो योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों को बड़ी शक्ति देने का फैसला किया है, जिसके तहत अब पंचायतें खुद आधार कार्ड बना सकेंगी। इसके लिए राज्य भर में पंचायत सचिवालयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि यह सुविधा गाँव स्तर तक पहुँच सके। पहले चरण में 2500 ग्राम पंचायतों को यह अधिकार देने की तैयारी है, जिसमें लखनऊ की 97 पंचायतें शामिल हैं। पहले आधार कार्ड की सुविधा सिर्फ बैंकों और जनसेवा केंद्रों तक सीमित थी, लेकिन अब ग्रामीणों को अपने गाँव में ही यह सेवा मिलेगी। इस कदम से पंचायतों की भूमिका और सशक्त होगी और गांव-गांव में नागरिक सेवाओं की पहुंच और आसान बन जाएगी। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में राहगीर योजना लागू की गई है, जिसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह इनाम उसी व्यक्ति को मिलेगा जो हादसे के तुरंत बाद यानी गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल तक पहुँचाएगा। सरकार का ये कदम इसलिए अहम है, क्योंकि कई लोग पुलिस या कानूनी प्रक्रिया के डर से मदद नहीं करते थे। अब इस योजना से लोग न सिर्फ दूसरों की जान बचाने के लिए प्रेरित होंगे, बल्कि समाज में मानवता की भावना भी मजबूत होगी। जिला स्तर पर बनी कमेटियां पात्र लोगों का चयन करेंगी, ताकि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सिंगापुर और जापान की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां वे बड़े बड़े निवेशकों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों में रोड शो आयोजित होंगे, जिनमें कई मंत्री और उद्योग विभाग के अधिकारी भी उनके साथ रहेंगे। मकसद है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का संकल्प पूरा करना। योगी सरकार पहले भी दुबई, लंदन और अमेरिका जैसे देशों में निवेशक सम्मेलन कर चुकी है। अब एशियाई देशों में यह मिशन तेजी से आगे बढ़ेगा, ताकि विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाएं। इन्वेस्ट यूपी की टीम पहले ही सिंगापुर और जापान जाकर तैयारी शुरू कर चुकी है। और वहीं बाराबंकी जिले में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां अब कोटेदार किसानों की फॉर्म रजिस्ट्री कराएंगे। गांव-गांव जाकर ये डीलर किसानों को योजनाओं से जोड़कर गोल्डन कार्ड जारी करेंगे। इस कार्ड से किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अब तक जिले के कई गाँवों में एक भी किसान की रजिस्ट्री पूरी नहीं हो सकी थी। इस नई व्यवस्था से किसानों को अलग अलग विभागों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब एक ही कार्ड से सारी सरकारी सुविधाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। गोरखपुर जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य एक्वा पार्क बनाने की मंजूरी मिल गई है। करीब 27 एकड़ भूमि पर बनने वाला ये पार्क मछली पालन, बोटिंग और प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। मत्स्य विभाग के इस प्रोजेक्ट से युवाओं को रोजगार और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। पहले ये योजना 100 करोड़ की थी, लेकिन भूमि सीमित होने पर इसे संशोधित किया गया है। बजट मंजूर होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और अगले साल तक पार्क जनता के लिए खुल जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा पार्क होगा जो मछुआ समुदाय के लिए प्रशिक्षण और मनोरंजन दोनों की सुविधा देगा। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नर्सिंग स्टाफ के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब उत्तर प्रदेश की नर्सों को उनके अपने गृह जनपद में ही तैनाती दी जाएगी। लंबे समय से नर्सें अपने जिले में पोस्टिंग की मांग कर रही थी, जिसे सरकार ने आखिरकार मंजूरी दे दी। इस फैसले से नर्सों को पारिवारिक सुविधा और मरीजों को बेहतर देखभाल का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव मांगे हैं और प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता दोनों को बढ़ाएगा। देखिए दोस्तों, एक तो बड़ी राजनीतिक खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी आखिरी रैली में ऐलान किया है कि 14 नवंबर के बाद वे फिर लौटेंगे। उन्होंने कहा, इस बार लौटूंगा एनडीए की जीत का जश्न मनाने। ये रैली पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में हुई, जहां जबरदस्त भीड़ जुटी थी। मोदी ने कहा कि बिहार को अब कट्टा और भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि विकास की राजनीति चाहिए। उन्होंने बिहार की संस्कृति, लोक कला और बेटियों की मेहनत की भी जमकर तारीफ की। रैली के अंत में बोले, मैं फिर लौटूंगा, और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। और वहीं देश के 18 शहरों में जल्द ही वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज
प्रयागराज जैसे शहर भी शामिल होंगे। ये परियोजना नदियों और जलमार्गों के जरिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करने की दिशा में कदम है। केरल के कोची वाटर मेट्रो मॉडल की सफलता ने इस योजना को प्रेरित किया है। इससे प्रदूषण कम होगा, यात्रियों को तेज और सस्ता परिवहन विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से जलयान पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आजादी से पहले ध्वज समिति ने पारंपरिक भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद 3 रंगों वाला तिरंगा ध्वज अपनाया गया। उन्होंने कहा कि संघ तिरंगे के साथ है और उसकी पूरी श्रद्धा से रक्षा करता है। मोहन भागवत का ये बयान बेंगलुरु में संघ की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवा बनाम तिरंगा का कोई विवाद नहीं, संघ हमेशा राष्ट्र ध्वज के साथ खड़ा रहा है। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में एक और बड़ा अपडेट आया है। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों से अब कोई फायदा नहीं होगा और जनता सब जानती है। तेज प्रताप ने दावा किया कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है और उनकी जान को खतरा है। ये बयान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जब सभी दल सक्रिय मोड में हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता की शक्ति से खड़ी है और सच सामने आकर रहेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 4 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। 3 अधिकारियों की पेंशन भी काटी जाएगी और बाकी के खिलाफ जांच जारी है। इन पर सरकारी योजनाओं की रकम लाभार्थियों के बजाय गलत खातों में भेजने के आरोप लगे हैं। सरकार ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। लखनऊ से सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक सफर का नया अनुभव मिलेगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और दोनों शहरों के बीच का सफर लगभग 7 घंटे में पूरा करेगी। ट्रेन में वाईफाई, बायो वैक्यूम टॉयलेट और झटके रहित सीट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इस ट्रेन का मार्ग सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और रुड़की जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि यह सेवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी। और वहीं देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर आई है, जहां एनसीएलटी ने सुजुकी मोटर गुजरात और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। अब 1 अप्रैल 2025 से यह विलय प्रभावी हो जाएगा और गुजरात की सभी इकाइयां मारुति के अधीन आ जाएंगी। इस कदम से कंपनी की उत्पादन क्षमता और लागत नियंत्रण दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी का कहना है कि इससे ग्राहकों को और तेज डिलीवरी तथा नई तकनीक का लाभ मिलेगा। उद्योग जगत इसे भारतीय ऑटो सेक्टर में एक ऐतिहासिक मर्ज मान रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में कंपनी के शेयर और बाजार दोनों नई ऊंचाइयों को छुएंगे। देखिए दोस्तों, एक बड़ी भर्ती खबर आ रही है। तमिलनाडु में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने पंचायत सचिव के पदों पर ठोस भर्ती निकाली है। कुल 1483 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता के लिए कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है और इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करना होगा, क्योंकि अंतिम तिथि निकट है। आयु सीमा, शुल्क और चयन प्रक्रिया जैसी जानकारी विज्ञप्ति में स्पष्ट की गई है, ताकि उम्मीदवार पहले से तैयारी कर सके। ये पद ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे, जहां सचिव कार्मिक, स्थानीय विकास कार्य, अभिलेख, रखरखाव व प्रशासनिक सहयोग की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस भर्ती के साथ ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाना और स्थानीय स्तर पर सेवा प्रभाव बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है। और वहीं यूरोप में जल्द ही एक नया हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनने वाला है, जिसमें कई देशों को एक दूसरे से 4-6 घंटे में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत यात्रियों को राजधानी शहरों के बीच 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलने वाली ट्रेनें मिलेंगी। नए नेटवर्क से विमान यात्रा के विकल्प को कम करना, कार और बस पर निर्भरता घटाना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन बढ़ावा देना शामिल है। यात्रा समय में भारी कटौती होगी। उदाहरण के तौर पर कुछ मार्गों पर समय वर्तमान से आधा से भी कम हो सकता है। इस पहल से यूरोपीय संघ पूरे महाद्वीप में बेहतर एकीकृत लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और आर्थिक संबंध स्थापित करना चाहता है। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान कृषि खबर भी आई है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग ने शरतकालीन बुआई के लिए लगभग 36 लाख से भी अधिक बड़ पौध तैयार करने का लक्ष्य रखा है, ताकि गन्ने की फसल में वृद्धि हो सके। इस वर्ष विभाग ने लगभग 3,20,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की बुआई का प्रबंध किया है और इस दिशा में आधार पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है। उपलब्ध पौधों के माध्यम से किसानों को स्वस्थ, रोग मुक्त बीज गन्ना मिल सकेगा और उत्पादन एवं लाभ में सुधार होगा। प्रदेश के विभिन्न परिक्षेत्रों को किस्म अनुसार बड़ पौध आवंटित किए जा रहे हैं, ताकि समय पर बुआई पूरी हो सके। ये कदम राज्य को गन्ना उत्पादन में अग्रणी बनाए रखने तथा चीनी उद्योग को सहयोग देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।